डोंट वरी, आई एम अ घोस्ट। आज हम देखने वाले हैं ये मूवी। मैं जरा सा भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में कपल को दिखाते हैं। बॉयफ्रेंड तो ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन गर्लफ्रेंड चबड़ चबड़ बातें करके उसका सर खा रही होती है। कहती है कि अरे तुम्हें राइट लेना था, तुम स्ट्रेट क्यों जा रहे हो? और उस बड़े वाले शॉप पर कितना बढ़िया ड्रेस दिखा था मुझे, तुमने लिया क्यों नहीं मेरे लिए? तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो जो मेरी एक नहीं सुनते? बॉयफ्रेंड बहुत ही देर से उसे बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट पर उसका दिमाग फिर जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड पर इतना चिल्ला देता है कि दोनों की घमासान तू में शुरू हो जाती है। और इस वजह से बॉयफ्रेंड सड़क क्रॉस करते हुए आदमी को नहीं देखता और हो जाता है एक्सीडेंट। वो आदमी तो एकदम लाश की तरह पड़ा होता है। अब वो कपल घबरा कर एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं। अब अगले दिन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को दिखाते हैं जो उस एक्सीडेंट के विक्टिम को टेस्ट कर रहा होता है कि बताओ ये कितनी उंगलियां हैं। वो आदमी ठीक ठीक बता देता है। फिर डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ वो आदमी अटक जाता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि कल के एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त खो गई है। डॉक्टर कहता है कि चिंता मत करो, एक्सीडेंट के बाद अक्सर ऐसा होता है, तुम्हें जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। पर न नाम का पता न पते का पता, ऐसे में याद में जाए तो जाए कहाँ? तो एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन जाओ। अपनी डिटेल्स जानने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ शायद हर किसी का रिकॉर्ड होता है। वो उसका फिंगरप्रिंट लेकर अपने सिस्टम पर उसका रिकॉर्ड ढूंढने में लग जाते हैं। वो आदमी भी अपनी डिटेल्स के लिए वेट कर रहा होता है। तब उसे एक आवाज आती है कि तुम्हारा नाम ली है। सुनकर वो आदमी चौंक कर मुड़ता है तो वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो कहती है तुम्हारा नाम ली है, उम्र 32 साल, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारे घर का पता है 821 स्ट्रीट, 3rd ब्लॉक, डोर नंबर 3। वाह, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह है कौन और जो ये कह रही है वो सच है भी या फिर नहीं। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे बताती है कि देखिए हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार तुम्हारा नाम ली है, उम्र 32 साल और घर का एड्रेस 821 स्ट्रीट, 3rd ब्लॉक, डोर नंबर 3। मतलब ये तो कंफर्म है कि इसका नाम ली है और यही है अपनी कहानी का हीरो। दोस्तों, वो बौखला कर पास की सीट को देखता है, लेकिन वो लड़की गायब। वो पुलिस ऑफिसर से भी पूछता है कि अरे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी, वो कहाँ पर है अभी? पुलिस ऑफिसर कहती है यहाँ लड़की, यहाँ तो कोई नहीं आया और मैंने तो अभी डिटेल्स निकाल कर तुम्हें दी है, तो फिर किसी और को कैसे पता चल गया? जरूर देखिए आपको कोई वहम हुआ होगा और कुछ नहीं। ली फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ये चक्कर क्या है। खैर वो उस पते पे जाता है जहां उसका घर है, लेकिन क्योंकि वो पिछली बातें भूल चुका है उसे घर और घर की सारी चीजें एकदम नई नई लगती है और बड़ी अजीब भी। वो थकान के मारे सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वही पुलिस स्टेशन वाली लड़की उसके ऊपर हवा में उड़ रही होती है। ली भी घबराकर अपने आप से पूछ लेता है कि अरे क्या मैं सपना देख रहा हूँ? इस पर वो लड़की ना करके सर हिलाती है। अरे अगर ये सपना नहीं है तो तुम कौन हो? वो कहती है मैं एक आत्मा हूँ। नहीं, फिर तो मैं पक्का कोई सपना देख रहा हूँ। ये कहकर वो आंखें बंद कर लेता है और फिर आंखें खोलता है तो वो लड़की नहीं होती और तब ली चैन की सांस लेता है कि ओह, अब मुझे पता चला ये जरूर मेरा सपना था। लेकिन ये क्या? वो मुड़ता है तो लड़की किचन में होती है और कहती है कि तुम्हारे किचन में ये बदबू क्यों आ रही है? घर की साफ सफाई नहीं करते क्या? ली कहता है देखिए मुझे पहले ये बताइए आप हैं कौन? एंड वो लड़की एकदम से उसके पास प्रकट हो जाती, कहती है मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं आत्मा हूँ। भूत समझते हो? हाँ तो वही हूँ मैं। ये कहकर वो झट से दूसरी तरफ आ जाती है। अब ली को याद आता है कि ये तो वही पुलिस स्टेशन वाली लड़की है जिसे मेरी सारी डिटेल्स पता थी। तो क्या सच में ये भूत है? वो जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन उसके पीछे फिर वही आत्मा बैठी होती है और उसे हेलो कहती है, वो भी बड़े स्टाइल में। ली नीचे आता है तो वहां पे भी वही आत्मा। लेकिन तो इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो घर छोड़कर भाग जाता है। सड़क पे दो शराबी नशे में लड़खड़ा कर चल रहे होते हैं। ली भी आत्मा से डर डर कर इधर उधर भागता है और कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे चैन से रहने दो। अब उन दो शराबियों को लगता है कि यहाँ तो कोई है नहीं, फिर ये किससे बातें कर रहा है? लगता है इसने हमसे भी ज्यादा शराब पी रखी है, इसलिए ऐसी फालतू की बातें कर रहा है। ली सीधे डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे वही आत्मा डॉक्टर के पास बैठी होती है। ली कहने वाला होता है कि डॉक्टर यही है वो आत्मा जो मुझे परेशान कर रही है। पर कहाँ यार, डॉक्टर को आत्मा थोड़ी दिखेगी और ली उसे कुछ बताएगा भी तो डॉक्टर तो ली को ही पागल समझकर उसे पागल खाने भिजवा देगा। इसलिए वो डॉक्टर को बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। अब वो बस में बैठा होता है तो वो आत्मा उसके पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। पर ली खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि नहीं, ये सच नहीं है, ये आत्मा मेरा बस मन का वहम है और कुछ नहीं। और तब आत्मा बताऊं क्या कहती है? देखना, ये बस सडन राइट टर्न करने वाली है, इसलिए काम करो उस साइड बार को पकड़ लो वरना गिर जाओगे। लेकिन ली उसकी नहीं मानता और ठान लेता है कि ये आत्मा मेरी कल्पना है, सच नहीं है। वो अपने कान बंद कर लेता है ताकि आत्मा की बात उसको सुनाई ही ना दे। अब देखो बाकी पैसेंजर्स तो साइड बार को पकड़ लेते हैं और जैसा आत्मा ने कहा था बस एकदम से सडन राइट टर्न करती है और ली सीट से उछलकर दूसरी ओर गिर जाता है। पर खुशकिस्मती से उसको चोट नहीं आती। अब आत्मा कहती है कि अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। और फिर कोई रास्ता ना पाकर ली भी उसके साथ जाता है। वहाँ एक फ्यूनरल चल रहा होता है और ये फ्यूनरल है उसी लड़की का जिसकी आत्मा सिर्फ ली को दिख रही है।
फ्यूनरल में सभी को फूड सर्व किया जाता है। ली भी वहां पर बैठ जाता है और उसके पास उस लड़की की आत्मा भी बैठी होती है। ली पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तब वो अपना इंट्रो देती है कि मेरा नाम किम है और मैं 22 साल की थी। तभी एक औरत आकर ली से बात करने लगती है कि तुम कहाँ चले गए थे ली? कई दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं है। लेकिन अब उस औरत को क्या पता कि ली की सारी याददाश्त चली गई है, इसलिए ली उस औरत को नहीं जानता क्योंकि उसे तो कुछ है ही नहीं याद। तो किम की आत्मा कहती है कि मैं और तुम एक दूसरे को जानते हैं, वो औरत मेरी दोस्त थी और वो भी तुम्हें जानती है। ली अब और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? कैसे? फ्यूनरल में आई कुछ औरतें आपस में बातें करने लगती हैं कि बेचारी किम, सुना है किसी ने उसे चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया था और पुलिस कातिल को ढूंढ रही है। ये सुनकर ली और घबरा जाता है कि कत्ल, और वो किम से कहता है कि तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो ये बताओ? क्या मैं तुम्हारे कातिल को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं? तुम यही चाहती हो? देखो मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे कातिल को कैसे ढूंढ सकता हूँ। वो कहती है ठीक है, तुम पहले अपने बारे में जान लो, फिर मेरे कातिल को तलाशना। तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैं तुम्हें एक जगह लेकर जा सकती हूँ। पर ली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? वैसे भी मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी मदद करने की? वो कहती है अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो जिंदगी भर के लिए तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, याद रखना इस बात को। हे भगवान, ऐसा मत करना, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ अभी के अभी, कहकर ली उसके पीछे चल देता है। दोनों अब एक मोबाइल रिपेयर की शॉप पर जाते हैं। एक्सीडेंट में ली का मोबाइल टूट गया था, उसी को रिपेयर करवाने के लिए दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। शायद उसमें से ली के बारे में और कोई क्लू मिल जाए। तो शॉप वाला ली को उसका मोबाइल देते हुए कहता है कि अब ये ठीक से काम करेगा, लेकिन इसकी मेमोरी में कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से पुराना सारा डेटा इरेज करना पड़ा है, यानी कि अब इस मोबाइल से ली को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अचानक उसे एक कॉल आता है और एक आदमी चिल्लाता है कि ली तुम कहाँ मर गए थे? चुपचाप दुकान पे आ जाओ, जल्दी आओ। अब ली भी उस आदमी की बताई हुई दुकान पे जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करता था। ओनर उसे खूब डांटता है कि अरे इतने दिन से कहाँ थे तुम, और तुम्हारा वो यार जिंजू कहाँ गया? वो भी काम पर नहीं आया। उसे काम करो, कॉल करो अभी के अभी और काम पर बुलाओ। तभी किम ऑफिस में एक फोटो को देखकर ली को बताती है देखो यही है जिंजू, लेकिन ली को तो कुछ याद ही नहीं आता। ओनर फिर चिल्लाता है कि तमाशा देख क्या रहे हो, डिलीवरी के लिए निकलो यहाँ से। ली भी निकल जाता है। पीछे किम यानी किम की आत्मा मस्त हवा को एंजॉय करती है। अब ली भी उस पर गुस्सा करता है कि चुपचाप बैठी रहो वरना सडन ब्रेक लगा दूंगा तो पता नहीं कहाँ उड़ के चली जाओगी। किम कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ, अब मुझे किस बात का डर है? तुम जरा ढंग से चलो नहीं तो तुम मर जाओगे। असल में ली तो यहाँ के रास्ते भी भूल चुका है, इसलिए उसे किम गाइड करती है और ठीक एड्रेस पे डिलीवरी करवा देती है। तो लौटते वक्त वो एक सिग्नल पे रुकते हैं। किम बताती है कि तुम रोज इसी सिग्नल पे रुका करते थे पता है। तब ली को भी याद आता है कि वो इसी सिग्नल पे वेट करता था। इसके बाद वो उसे एक होटल लेकर जाती है और बताती है कि तुम रोज यहीं खाते थे और वो भी एक ही डिश रोज ऑर्डर करते थे। एक बात बताओ, एक ही डिश खाते खाते तुम तंग नहीं हो जाते थे क्या? फिर वो ली को एक डिपार्टमेंटल स्टोर में लेकर जाती है और कहती है तुम यहाँ पर अक्सर आते थे और ये वाला जूस ही खरीदते थे हमेशा। ली कहता है नहीं नहीं, मैं तो वही यूज करता हूँ जो ट्रेंड कर रहा होता है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि मैं ये वाला जूस खरीदता था, कहकर वो किसी दूसरे आइटम की ओर इशारा करता है। तभी उस स्टोर की ओनर आती है और कहती है अरे ली, कितने दिनों के बाद आए हो स्टोर में, ये लो तुम्हारा जूस, तुम हमेशा यही पीते थे ना, कहकर वो वही जूस दिखाती है जो किम बता रही थी। अब ली चौंक जाता है कि ये आत्मा तो मेरे बारे में मुझसे भी ज्यादा जानती है बताओ। आखिरकार वो सवाल कर ही लेता है किम से कि तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानती हो मुझे बताओ। स्टोर की ओनर हैरान कि ये किससे बात कर रहा है, लेकिन फिर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। सोचती है आजकल बहुत लोग नशा करते हैं तो आपस में ही फालतू की बातें कर रहा होगा। अब ली भी सोच लेता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग तो मुझे पागल खाने भिजवा के ही रहेंगे, इसलिए वो जब भी किम से बात करता है अपना फोन कान में रख लेता है ताकि दूसरों को ये लगे कि वो फोन पे बात कर रहा है। नाइस ट्रिक। और वैसे भी किम को कोई और देख नहीं पाएगा। फिर किम उसे डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने वाले एक फ्लावर शॉप में लेकर जाती है और पूछती है क्या इस शॉप को देखकर तुम्हें कुछ याद आया, मतलब कुछ बढ़िया सा? कहता है नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर वो ली को कहीं और लेकर जाती है। ली ड्राइव कर रहा होता है और एक कार से टक्कर लेते लेते बच जाता है। तब जाकर ली को उस एक्सीडेंट के बारे में याद आने लगता है क्योंकि इसी स्पॉट पर उस रात एक्सीडेंट हुआ था। उसे ये भी याद आने लगता है कि एक्सीडेंट से पहले वो कहाँ था। तो उसी रास्ते को फॉलो करते करते वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहां पुलिस पूछताछ कर रही होती है। एक्चुअली उस बिल्डिंग को सील किया गया होता है, लेकिन ली चुपके से उस बिल्डिंग में घुस जाता है और किम भी उसके साथ होती है। ली पूछता है अरे ये क्या जगह है? किम कहती है ये मेरा घर था। ली की भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसे कुछ बातें याद आने लगती है। वहां मरी हुई हालत में किम पड़ी होती है। ली किम को बताता है कि मैं तुम्हारे घर आया था और तुम मरी पड़ी थी, पर मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों आया था। किम बताती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नजर आती हूँ क्योंकि मरने से पहले मैंने तुम्हें देखा था, तुम शौक में थे और मुझे मरते देखकर तुम बहुत ही उदास दिख रहे थे, और तो और मेरे कातिल को भी तुमने देख लिया था। तब ली को याद आता है कि एक आदमी जिसने मास्क पहन के रखा हुआ था उसने किम का कत्ल किया था। वो कहता है कि हाँ, उस दिन
इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और भी था और वही कातिल है। अब तुम्हारे लिए मैं उस कातिल का पता जरूर लगाऊंगा। इतने में पुलिस ऑफिसर्स ली को देख लेते हैं और उसे स्टेशन ले जाकर पूछताछ करते हैं। ली उन्हें सारी बातें बताता है कि देखो, जिस दिन किम का कत्ल हुआ था उस दिन मैं उसके घर गया था और मैंने उसके कातिल को देखा भी था, लेकिन मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। ऑफिसर कहती है कि मान लिया किसी और ने किम का कत्ल किया था, लेकिन तुम उसके घर क्यों गए थे? ली कहता है कि एक्चुअली मैं डिलीवरी बॉय हूँ और शायद कोई चीज डिलीवर करने गया था और तभी मैंने किम का कत्ल होते हुए देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ पहले का। पर ऑफिसर कहती है कि फिलहाल तो हम तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं ले सकते और क्या पता जो चीज तुम बता रहे हो वो गलत भी तो हो सकती है, क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। तो जब सब कुछ साफ साफ याद आ जाए तब हमें अपना पूरा स्टेटमेंट दे देना। ली भी बाहर आ जाता है। किम कहती है कि मेरे कत्ल के इकलौते चश्मदीद गवाह तुम हो, मुझे डर है कि मेरा कातिल कहीं तुम्हें भी मारने की कोशिश ना करे। इसी बीच हम एक आदमी को ली पर नजर रखे हुए देखते हैं, शायद दोस्तों यही वो कातिल है। फिर ली और किम ली के ऑफिस जाते हैं और वहाँ एक रजिस्टर में चेक करने लगते हैं कि किम के कत्ल के दिन ली उसके घर क्या डिलीवर करने गया था। वो ओनर से पूछता है कि इसमें मेरे उस दिन का रिकॉर्ड ही नहीं है कि मैं कहाँ डिलीवर करने गया था। ओनर कहता है कि बेवकूफ, कैसे होगा, उस दिन तो तुम अपने किसी पर्सनल काम से कहीं चले गए थे, उस टाइम पर तुमने कोई डिलीवरी की ही नहीं थी। अब ली को समझ नहीं आता कि अगर मैं कुछ डिलीवर करने गया ही नहीं था तो फिर मैं किम के घर क्यों गया। तो वो किम से पूछ लेता है कि तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो ना, फिर बताती क्यों नहीं कि उस दिन मैं तुम्हारे घर क्यों आया था। वो कहती है ठीक है, तो तुम सच जानना चाहते हो ना। कहकर वो ली के पास आने लगती है तो ली तो पीछे जाने लगता है और कहता है कि आगे मत आओ, पीछे नदी बह रही है, मैं उसमें गिर जाऊंगा, क्या कर रही हो। किम कहती है अगर तुम्हें सच जानना है तो इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये कहकर वो ली को नदी में धक्का दे देती है। वो डूबने लगता है और मौत से लड़ते लड़ते उसे अब कुछ बातें याद आ जाती है। असल में ली उस दिन खुदकुशी करने के इरादे से इस नदी में कूद गया था। उस वक्त किम जो हाई स्कूल में पढ़ती थी वो वहीं पर बैठी हुई थी। वो ली को बचाने के लिए पानी में कूद गई थी। उसके बाद क्या हुआ वो फिलहाल हमें नहीं दिखाया जाता। यानी दोस्तों यही तो सस्पेंस है। अगले सीन में किम और ली तट पर पड़े होते हैं। उसे यानी किम को होश आ जाता है और वो कहती है सुनो सुनो, मैं जानती हूँ तुम जगे हुए हो, एक्टिंग मत करो, मैंने तुम्हारी जान बचा ली है और अब तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं मेरी है, इसलिए आगे से कभी खुदकुशी करने की कोशिश भी मत करना, समझे। अरे खुदकुशी करना बुज़दिलों का काम है, बेवकूफी है ये कहकर किम वहां से चली जाती है और तब ली आंखें खोलकर देखता है, मतलब वो सच में एक्टिंग ही कर रहा था। किम भी झट से मुड़ती है तो वो वापस आंखें बंद कर लेता है, बहुत तेज। इसके बाद यहाँ से कई महीने बीत जाते हैं और अब किम ने अपना एक फ्लावर शॉप खोल लिया है। उसके ठीक सामने एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है और किम उसकी ओनर को फ्लावर्स देते हुए कहती है मैंने नई फ्लावर शॉप खोली है, तो अपने कस्टमर्स को जरा मेरी शॉप के बारे में बता दीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जब वहां से किम बाहर निकलती है तो वहां पर ली आता है और सिग्नल पे वेट कर रहा होता है। ली को देखते वो पहचान जाती है कि कई महीने पहले ये खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था और तब मैंने इसे बचाया था। तो वो उससे भी फ्लावर्स देती है और ली उसे बहुत पसंद भी आ जाता है। यहाँ से आ जाइए दोस्तों प्रेजेंट में। अब किम की आत्मा बताती है वो थी हमारी दूसरी मुलाकात, उसके बाद तुमने मेरे फ्लावर शॉप के लिए कई जगहों पर डिलीवरी भी की थी। अब ली को वो सब कुछ याद आ जाता है। किम कहती है मुझे लगा मुझे देखते तुम्हें सब याद आ जाएगा, इसलिए मैं बिना कुछ बताए तुम्हारे साथ घूमती रही, पर तुम्हें कुछ याद ही नहीं आया। मैं कितनी खूबसूरत थी, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो। अब इस पर ली स्माइल करता है तो वो कहती है ये मुंह बंद करके मुंह क्या लगा रखा है, हंसना है तो बत्ती सी दिखाकर हंसो ना, ये देखो मेरी तरह, कहकर वो अच्छे से हंसकर दिखाती है। पर ली को उसकी तरह हंसना ही नहीं आता। वो आगे कहती है खैर छोड़ो यार, तुम्हें हंसना ही नहीं आता। वो छोड़ो, तुम पूछ रहे थे ना कि मैं अगर उस दिन डिलीवरी करने के लिए नहीं गया तो फिर किस लिए आया था, तो सुन लो। जिस दिन मेरा कत्ल हुआ था उसी दिन मेरा बर्थडे था, मैंने तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, इसलिए तुम मेरे घर आए थे। ली पूछता है पर तुमने मुझे क्यों इनवाइट किया था। किम कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे बहुत ही पसंद थे। अब ये बात सुनकर ली की समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। फिर वो ली को अपने घर लेकर जाती है। ली पानी पीने के लिए फ्रिज खोलता है और अंदर पानी नहीं शराब होती है। किम कहती है हाँ यही पियेंगे हम आज। दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। किम तो हद से ज्यादा पीकर फ्लैट हो जाती है। ली भी हैरान कि क्या सच में आत्मा शराब पीकर फ्लैट भी हो सकती है, स्ट्रेंज। किम कहती है नहीं यार मैं तो बस एक्टिंग कर रही हूँ। वैसे हम दोनों डेट पर चले क्या। ली चौंक कर पूछता है डेटिंग आत्मा के साथ। हाँ मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई देती हूँ इसलिए सिर्फ तुम्हारे साथ ही डेट पर जा सकती हूँ। ली ये सारी बातें सुनकर घबरा कर बाहर आ जाता है। अगले दिन दोस्तों ली के घर पर पुलिस ऑफिसर आती है और पूछती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उस दिन तुमने किम के घर में कुछ भी डिलीवर नहीं किया था, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम वहां पर क्यों गए थे। लेकिन अभी ली को सब पता है कि वो किम की बर्थडे पार्टी में गया था क्योंकि किम ने उसे इनवाइट किया था। वो ये बात पुलिस ऑफिसर को बताता है तो वो पूछती है
तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ली कहता है देखो मुझे ये सब अभी याद आ रहा है। ऑफिसर कहती है ठीक है, अगर कुछ और याद आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। फिर वो चली जाती है। इसके बाद ली को किम के फ्लावर शॉप से कॉल आता है। फिलहाल उस फ्लावर शॉप को किम की एक दोस्त चला रही है और उसी ने ली को कॉल किया होता है। वो कहती है कि ये फ्लावर शॉप जल्द ही बंद करना पड़ जाएगा, लेकिन फिलहाल एक अजनबी ने ओल्ड एज होम को फ्लावर्स डिलीवर करने का ऑर्डर दिया है। हमेशा तो तुम ही डिलीवर करते थे, तो आज भी तुम ही डिलीवर कर दो। किम की आत्मा भी वहीं पर होती है और वो ली से कहती है वो अजनबी हमारा रेगुलर कस्टमर है और वो अक्सर उस ओल्ड एज होम को फ्लावर्स डिलीवर करवाता है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो अजनबी है कौन। ली भी फ्लावर्स लेकर ओल्ड एज होम जाता है, जहाँ की बुजुर्ग औरतें बड़े चाव से उन फ्लावर्स को स्वीकार कर लेती हैं। अब ली उनसे पूछता है क्या आप जानती हैं कि ये गिफ्ट आपको कौन भेजता है, पर वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। ली वहां से घर आ जाता है और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बैंक की साइट पर लॉगिन करना चाहता है, पर उसे पासवर्ड तो याद है ही नहीं। वो कई सारे पासवर्ड्स को ट्राई करता है, लेकिन सारे गलत होते हैं। अचानक से न जाने उसे क्या सोचता है, वो किम का नाम ट्राई करता है और ये क्या, लॉगिन हो जाता है। ली अपने पिछले ट्रांजैक्शंस को देखकर एक बात साफ समझ जाता है कि ओल्ड एज होम को फ्लावर्स डिलीवर करने का ऑर्डर देने वाला वो अजनबी कोई और नहीं, खुद मैं यानी कि ली है। अब ये सब कुछ देखकर ली का सर चकराने लग जाता है कि आखिर मैंने किम के नाम से अपने बैंक का लॉगिन पासवर्ड क्यों लगाया हुआ है और किम के फ्लावर शॉप से फ्लावर ऑर्डर करवा कर फिर मैं उसे खुद भी डिलीवर करने जाता था। ये क्या है, मैं ऐसा क्यों करता था? अब इन सवालों के जवाब फिलहाल उसके दिमाग में तो होते नहीं, बस प्रश्न ही प्रश्न होते हैं। लेकिन एक बात उसे साफ पता चलती है कि किम उसे बहुत अच्छी लगती थी पहले। फिर किम की आत्मा प्रकट होती है और पूछती है क्या आज डिलीवरी करने के लिए नहीं गए? ली कहता है नहीं, आज मैंने छुट्टी ली है बस। हाँ, तुम डेट पे जाना चाहती थी ना, तो आज हो जाए। सुनकर किम बड़ी खुश होती है और दोनों शहर घूमने निकल जाते हैं। खूब एंजॉय करते हैं दोनों। और ली तो किम को खाना भी खिलाता है, लेकिन दूसरों को लगता है कि ली हवा को खाना खिला रहा है, पर ली जरा भी नहीं शर्माता और किम के साथ बड़े मजे करता है। इसके बाद तो दोनों मूवी देखने भी जाते हैं। एक लड़की अपना बैग ली के पास वाली सीट पर रख देती है जहाँ किम की आत्मा बैठी होती है। ली उसको रोक कर कहता है कि देखिए मैडम, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, वो आपको नहीं दिखेगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, आप अपना बैग हटा दीजिए बस यहाँ से। ऐसे क्या देख रही हैं आप, यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, कितनी बार बताऊं? वो कहती है पागल कहीं के, और वो खुद में ही बड़बड़ाती है कि हे भगवान, ये थिएटर वाले पागलों को क्यों भेज देते हैं अंदर। फिर वो ली से झगड़ने लग जाती है। ली भी झगड़ने लग जाता है कि मैंने इस सीट को बुक किया हुआ है, समझे, ये मेरी सीट है, अपना बैग हटाकर अपनी गोदी में रखो, समझे, या अपने सर पे रखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये सब कुछ देखकर किम की आत्मा बड़ी खुश होती है कि वाह, मेरे खातिर ये लड़ने पे उतर आया है। वैसे दोस्तों, ये लोग एक हॉरर फिल्म देख रहे होते हैं और उसमें भूत को देखकर किम की आत्मा डर जाती है। बताओ, आत्मा आत्मा से डर रही है। ली भी उसे कहता है कि यार तुम पागल हो क्या, तुम खुद भूत हो और भूत से डर लग रहा है तुम्हें, बताओ। फिर यहाँ से दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और घर आकर खाना भी बनाते हैं। किम के बर्थडे पर उसका कत्ल हो गया था और बर्थडे पार्टी नहीं हो पाई थी, इसलिए ली अब उसकी आत्मा के लिए केक बनाता है और उस पर मस्त कैंडल से डेकोरेट करके फूंकने को कहता है। वो भी ट्राई करती है, लेकिन क्योंकि वो आत्मा है तो कैंडल्स को फूंक नहीं पाती। ली कहता है इस बार फूकोगी तो जरूर कैंडल बुझ जाएगा। किम भी वैसा ही करती है, तो इस बार कैंडल्स बुझ जाते हैं क्योंकि ली खुद भी फूंक मार रहा होता है। किम बड़ी खुश होती है। अगले दिन किम उस नदी के पास खड़ी होती है और ली हाथ में फूल लिए उसे ये बताने जाता है कि वो अजनबी जो ओल्ड एज होम के लिए फ्लावर्स ऑर्डर करता था वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। वो ये सारी बातें दिमाग में सोच रहा होता है कि मैं ऐसे बताऊंगा। इतने में अचानक कोई ली को पकड़ लेता है। ली देखता है कि ये तो जिंजू है, वही आदमी जो ली के साथ डिलीवरी करने जाता था। उस दिन शॉप में इसकी फोटो देखकर किम ने ली को बता दिया था कि यही जिंजू है। ली पूछता है कि यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिंजू कहता है वही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाते देखा था। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उस दिन के हादसे के बारे में तुम भूल जाओ पूरी तरह। और हाँ, एक बात बताओ, तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? पुलिस को मुझ पर शक हो गया और वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं छुप छुप कर जी रहा हूँ, तुम्हें पता भी है। अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया है ना, तो बस हम दोनों को खतरा है, समझ जाओ, तुम खुद भी फंस जाओगे, याद रखना इस बात का। ये कहकर जिंजू चला जाता है। अब यहाँ ली की समस्या सुलझने के बजाय और उलझती जा रही होती है, पर वो रियलाइज करता है कि जिंजू ने ही किम का कत्ल किया था और उसे कत्ल करते हुए ली ने देख लिया था, यानी मैंने। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ली को कंफ्यूजन भी होती है कि अगर उसने कत्ल किया था तो फिर वो मुझे क्यों धमका रहा था कि किसी को कुछ मत बताना, तुम भी फंस जाओगे। और जिंजू ने अभी अभी जो कुछ भी उसे कहा उसके आधार पर ली को कुछ बातें सोचती हैं और वो घर जाकर कुछ फोटोज को चेक करता है। उससे पता चल जाता है कि वो और जिंजू बचपन से एक साथ थे और एक ऑर्फनेज में पले बड़े हुए थे। पर किम के कत्ल के पीछे का सच जानने के लिए ली किम के घर जाता है। वहां जाकर ली को जो याद आता है ना, वो विजुअल में दिखाया जाता है। वहां मास्क पहना हुआ एक आदमी होता है जो कि जिंजू है। उसके हाथ में चाकू होता है और वो ली से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ
उसे भूल जाओ, किसी को कुछ मत बताना, कुछ भी मत। एंड जब ली को ये बातें विजुअल्स के साथ याद आती हैं तो वो कंफर्म कर लेता है कि जिंजू ने ही किम का कत्ल किया था। फिर वो किम से मिलता है तो वो कहती है बहुत ही जल्दी मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। ली कहता है यार प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तो वो कहती है इतने दिन जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे उसमें मुझे जो खुशी मिली है वही मेरे लिए बहुत बड़ी है, तो अब मैं ये दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ली कहता है पर मैं तुम्हारे कातिल का पता लगाऊंगा और उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, देखना तुम। वो सारी चीजें देख कर तो जाओ तुम, अब तो मेरी याददाश्त भी धीरे धीरे वापस आ रही है। अभी तक मुझे बस इतना याद आया है कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उस ओल्ड एज होम के लिए फ्लावर्स भी मैं ही ऑर्डर करता था, और मैं ऐसा इसीलिए करता था ताकि उन ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए मैं तुम्हारी शॉप में आ पाऊं और तुम्हें देख पाऊं। अब देखो जब तक तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता ना तब तक तुम कहीं मत जाना प्लीज। किम बड़ी खुश होती है और इमोशनल होकर रोते हुए कहती है ठीक है, जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगले दिन ली जिंजू को कॉल करके एक जगह पर बुलाता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर को भी अपनी और जिंजू की मीटिंग का लोकेशन बता देता है। ली और जिंजू एक जगह पे मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर भी दूर से इन पर नजर रखे होती है। पुलिस की गाड़ी में किम की आत्मा भी बैठी होती है, पर जिंजू पुलिस को देख लेता है दोस्तों और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसको कस के पकड़ लेता है। इतने में पुलिस के लोग और किम सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। ली जिंजू से पूछता है कि सच बताओ तुमने किम का कत्ल क्यों किया? तुम्हें पता भी हो मेरी जान थी, मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने के सपने देख रहा था, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्यों किया तुमने ऐसा? और दोस्तों अब यहाँ पे जिंजू एक शॉकिंग बात कहता है जिसे सुनकर सब बौखला जाते हैं। वो कहता है सुनो, खून मैंने नहीं तुमने किया था ली। क्या? ये क्या? ये सुनकर पुलिस, किम और तो और खुद ली भी चौंक जाता है और अब जिंजू के साथ ली को भी हथकड़ी पहनाकर उसको ले जाया जाता है। ली मुड़कर किम की आत्मा को देखता है जो रोने लगती है क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि ली ने उसका कत्ल किया था। ली भी किम की आत्मा के साथ नजरें नहीं मिला पाता, बहुत ही गिल्टी फील करता है। पुलिस उसे ले जाती है तो वो किम की आत्मा के बीच से होकर निकलता है। किम की आत्मा दुखी होकर रोती हुई खड़ी रहती है। ली को क्राइम स्पॉट पर ले जाया जाता है और पुलिस ऑफिसर कहती है देखो अब करके दिखाओ कि तुमने किम का कत्ल कैसे किया था। और यहाँ पे ली को सब कुछ याद आ जाता है। तो असल में उस दिन किम ने ली को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था और ली बड़ा खुश था, इसलिए उसने काम से छुट्टी ली और घर जाकर तैयार हुआ पार्टी के लिए निकला। तभी रास्ते में उसे जिंसू मिला जो किसी काम से जा रहा था और उसने ली को भी बुला दिया साथ में। पर ली ने कहा कि यार आज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन जिंसू नहीं माना और कहने लगा कि यार मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ लेकिन तेरे बिना वो काम मुझसे अकेला नहीं हो पाएगा, प्लीज चलना। ये सुनकर ली ने अपना इरादा बदल लिया था क्योंकि जिंसू को वो बचपन से जानता है और दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। जिंसू इतनी रिक्वेस्ट करता है तो ली उसकी बात टाल नहीं पाता और उसके साथ चल देता है। जिंसू उसे कमरे में लेकर जाता है और वहां से पैसे वगैरह चुराने लग जाता है। ली तो चौंक जाता है कि ये क्या कर रहा है। जिंसू पर वो भड़क भी जाता है कि तुम ये करने के लिए यहाँ पर आए थे क्या और इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है क्या? जिंसू कहता है और नहीं तो क्या, डिलीवरी का काम करते करते बूढ़े होने का इरादा है क्या तुम्हारा? इस तरह का कोई काम करेंगे तभी तो पैसे ज्यादा आएंगे और तभी तो हम अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अरे जिंसू सेटल होने के लिए तूने चोरी का रास्ता अपनाया, तो पागल तो नहीं हो गया क्या? इस तरह उसे डांटते हुए ली उस घर में रखी फोटोज को देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो किम का घर है। असल में ली किम का घर तक नहीं जानता था। वो किम की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देखकर ही उसके घर का पता लगाने वाला था, लेकिन वो तो गलती से जिंसू के साथ ऑलरेडी उसके घर में आ गया। ली तुरंत जिंसू की शर्ट पकड़कर खींचता है कि पैसे वापस रख दे अभी के अभी और अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। इतने में किम घर आ जाती है और ली और जिंसू छुप जाते हैं। दोनों के दोनों मास्क पहन लेते हैं ताकि किम इन्हें पहचान ना पाए, लेकिन अचानक जिंसू किम को पकड़ लेता है और चाकू दिखाकर उसे धमकाने भी लगता है। ली भी किम को बचाने के लिए जिंसू के हाथ से उसका चाकू छीन लेता है। उसी फोर्स की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब जिंसू किम को जोर से मारता है और वो सीधे ली के ऊपर जा गिरती है। ओहो अच्छा, ली के हाथ में था चाकू जो किम को लग जाता है और किम तड़प तड़प कर वहीं पर मर रही होती है। जिंसू कहता है यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ ली, किसी को कुछ मत बताना। इस तरह ली को वॉर्न करके जिंसू वहां से भाग जाता है, पर ली किम को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता और अपना मास्क निकाल लेता है। तब किम मरने की हालत में ली का चेहरा देख लेती है। ली से बर्दाश्त ही नहीं होता कि जिस लड़की को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था वो खुद ही उसकी मौत का कारण बन गया। दुख के मारे वो जिंदा लाश की तरह वहां से बाहर जाने लगता है और तभी सड़क पार करते करते एक कार उससे टकरा गई। इसी एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त गई। यहाँ से प्रेजेंट में आ जाइए दोस्तों। ली को ये सब कुछ याद आ रहा होता है। ली और जिंसू अब जेल में है। ली को बार बार किम की याद आती है और तब वो एक और बात रियलाइज करता है कि शुरू में ली अपनी जिंदगी से उबकर नदी में कूदने गया था, तब किम ने उसे खुदकुशी करते देख लिया था और वो ली को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी थी। उसके बाद दोनों बाहर कैसे आए ये तो हमें शुरू में नहीं दिखाया गया था। सच तो ये था दोस्तों कि किम को तैरना भी नहीं आता था, पर ली को बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ी थी। ली तैरना जानता था लेकिन वो मरने के इरादे से डूबने लग जाता है, पर जब वो किम को देखता है ना
जो उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई थी, तो वो डूबने लगती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। यही देखकर ली ने मर जाने का अपना इरादा बदल लिया और किम को बचाकर तट पर लेकर आ गया। किम बेहोश थी और जब उसे जरा होश आया तो तब ली बेहोश होने की एक्टिंग करने लग गया था ताकि किम को ये लगे कि उसने खुद ली को बचाया। पर किम तो जानती थी कि उसे तैरना तो आता नहीं, जरूर इस आदमी ने ही मुझे बचाया होगा। इसलिए उसने कहा था उस समय कि मैं जानती हूँ तुम जगे हुए हो, पर बेहोशी की एक्टिंग कर रहे हो, समझे? देखो आइंदा कभी खुदकुशी करने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो उस दिन चली गई थी, लेकिन उसका आईडी कार्ड वहीं पर पड़ गया था, जिसे ली देख लेता है और तब उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम किम है। उसी पल से ली किम से प्यार करने लग गया था, क्योंकि ली यहाँ मरने आया था और बेचारी किम ने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ली को लगा कि मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं किम की है। वो किम को उसका आईडी लौटा देता है, लेकिन खुद नहीं देता बल्कि किसी और के हाथों लौटाता है और फिर दूर से देखकर ली बड़ा खुश हो लेता है। ली को ये भी नहीं पता था कि किम नया फ्लावर शॉप खोल रही है और जब वो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में फ्लावर्स देने जाती है ना, तो इसी वजह से वो जानबूझकर उस सिग्नल पे रुक जाता था। तभी किम ने उसे भी फ्लावर्स दिए थे, जिसे लेकर ली बड़ा खुश हो गया था और इसके बाद तो किम से मिलने के लिए वो अक्सर उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता था और ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए उस ओल्ड एज होम को भी फ्लावर्स भिजवाता था और डिलीवर करने के लिए भी वो खुद ही किम की शॉप में आता था ताकि किम को ज्यादा देख पाए। किम के लिए ली के दिल में इतना प्यार था, लेकिन उसने किम को इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। किम को भी ली से प्यार था, लेकिन उसकी भी समझ में नहीं आया कि वो बात को कैसे शुरू करे। तब उसका बर्थडे आया और उसने ली को इनवाइट किया ताकि इसी बहाने कुछ बातें हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच दोस्तों ऐसी अनहोनी हो गई कि सारी बातें धरी की धरी रह गई। ये सारी बातें सोचकर ली बहुत ही उदास हो जाता है। तब वहाँ पर किम की आत्मा आती है और कहती है कि मैं जीते जी तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। पर कम से कम मरने के बाद तो मैंने तुम्हारे साथ खुशी के पल बिताए। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? देखो तुम बीती बातों को भूल जाओ और हमेशा खुश रहो। अब मैं चैन से ये दुनिया छोड़ सकती हूँ। कहकर किम की आत्मा आंसू बहाते हुए वहां से चली जाती है। ली भी इस दुख को देख नहीं पाता और फूट फूट कर रोता है बेचारा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि ली दोषी नहीं है और बाकी मेन कत्ल हुआ वो जिंसू की वजह से हुआ, क्योंकि वही चोरी करने गया था, उसने किम पर पहला हमला किया था। इसलिए पुलिस चाहती है कि ली को रिलीज कर दे। लेकिन दोस्तों ली मानसिक तौर पर बहुत घायल हो चुका था और उसे मेंटल असाइलम भी भेज दिया जाता है। ली अपने आप ही बड़बड़ाता है कि किम तुम मेरे पास ही हो ना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और असल में दोस्तों किम अब भी उसी के पास बैठी होती है, लेकिन अब वो ली को दिखाई नहीं देती। इसकी क्या वजह हो सकती है ये तो पता नहीं, पर हमें लगता है कि पहले किम को अपनी मौत का कारण पता नहीं था, इसलिए शायद उसकी आत्मा भटक रही थी और ली के जरिए वो सच का पता लगाना चाहती थी। लेकिन अब उसकी आत्मा को सच पता चल चुका है और शायद इसलिए अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। इसी वजह से अब वो ली को दिखाई नहीं दे रही। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ली को अपने किए का इतना ज्यादा पछतावा है कि वही पछतावा उसके और किम की आत्मा के बीच दीवार बन गई है और इसीलिए उसे किम की आत्मा नहीं दिखती। खैर कारण जो भी हो, सच तो ये है कि किम हमेशा ली के साथ ही रहेगी, अब उससे कभी जुदा नहीं होगी। वो ली से कहती है कि डोंट वरी ली, आई एम अ घोस्ट एंड ऑलवेज विद यू।